हम पिछली कुछ कड़ियों से एमी का जिक्र कर रहे हैं। एमी जो कि आत्महत्या करने के बाद आत्मालोक में आई है और जब वो अपने आकाशीय रिकॉर्ड देखती है तो वो देखती है कि अगर वो अपने जो उसके स्वतंत्र कर्म की श्रेणी में जो आते हैं जो कर्म, वो फैसले अगर वो कुछ और लेती तो उसकी जो नियति थी, उसका जो जीवन था, उसकी किस्मत कुछ और होती। तो उसके फैसलों ने ही उसकी किस्मत का निर्माण किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एमी की जो उसने जीवन जिया उसका अंतिम विकल्प देखते हैं। एक आखिरी रास्ता भी था, अगर एमी आत्महत्या ना करती तो एक तीसरा रास्ता भी था। इस बार फिर से एमी ने अपने आप को उसी दृश्य में पाया जब वो एक तालाब में आत्महत्या करने के लिए जाती है, लेकिन अंतिम वक्त में अपना फैसला बदलकर वापस लौट आती है। अब जब एमी वापस घर लौटती है और अपने माता पिता को अपनी प्रेगनेंसी के विषय में बताती है तो फिर से वही स्थिति होती है। घर में एक तनाव का माहौल बनता है, लड़ाई झगड़ा होता है उसके माता पिता के बीच में, उसको भी बहुत कुछ कहा जाता है और इन सब के बाद अंत में एक फ़ैसला लिया जाता है कि एमी को किसी व्यक्ति के साथ किसी दूसरे गांव में भेज दिया जाएगा जहां वो अपने आप को विधवा बताते हुए इस संतान को जन्म देगी। उस ज़माने में क्योंकि परिवहन के साधन इतने तो थे नहीं, तो एक बग्गी वाला जो जगह जगह घूम के रेहड़ी लगाया करता था, अपनी बग्गी लगाया करता था, तो उसके साथ उसे एक उसी ज़िले के दूसरे गांव में भेज दिया गया और उस व्यक्ति ने उसे उसी गांव के एक रईस परिवार में एज ए नौकरानी काम करने के लिए उसे स्थान दिलाया। जब वो नौकरानी की जॉब के लिए उस घर में गई तो जो सबसे पहला सवाल पूछा गया कि इस बच्चे का पिता कौन है, तो इस पर उसका जवाब यही था कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। आगे एमी ने ये भी कहा कि बेशक उसने ये कहा उस परिवार से कि इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि उसके इस बात पर कि एमी सच बोल रही है, किसी को विश्वास था भी या नहीं। लेकिन उस परिवार के लोग कुछ नहीं बोले और उन्होंने एमी को अपने ही घर में नौकरानी का कार्य करने की अनुमति दे दी। उसी गांव में एमी की लड़की भी हुई और एमी एक बहुत लंबा, लगभग, क्योंकि उसकी आयु बहुत लंबी थी, उसको लगभग 100 वर्ष की आयु मिली थी, तो एक बहुत लंबा जीवन जीते हुए उसने उसी गांव में अपना समय गुजारा। ये उसका अंतिम विकल्प था। अगर वो अपने माता पिता के कहे अनुसार एक सज्जन व्यक्ति के साथ उसे दूसरे गांव में भेजा गया जिसने उसके जीवन जीने का जुगाड़ बनाया करती, तो उसका जीवन का जो अंत होता वो इस प्रकार होता, यानी वो अपनी जो पूरी आयु थी 100 वर्ष की लंबी आयु वो जीकर जाती। हमने देखा कि उसके हर फैसले का जो नतीजा था वो अलग अलग था, लेकिन निर्भर कर रहा था उसके फैसले लेने पर, निर्भर कर रहा था उसकी कि वो क्या स्वतंत्र कर्म चुनती है। इसलिए हमारे स्वतंत्र कर्म, हमारे फैसले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए खुद को जिम्मेवार मानते हुए हमें हमेशा सही डिसीज़न की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम जितना जागृत करेंगे उतना वो हमें सही दिशा में निर्णय लेने के लिए हमें प्रेरित करेगा। खैर, अंत में जब वो अपने आकाशीय रिकॉर्ड को उस वृद्ध दिव्य आत्मा के साथ जो उसकी मदद कर रहा था इस आकाशीय रिकॉर्ड को समझने में, उसकी मदद से जब उसने अपने पूरे जीवन को एक बार फिर से खंगाला, चेक किया, फिर से उसने देखा कि उसके अगर वो कुछ और डिसीज़न लेती तो क्या होता, तो अंत में जब उसने उस पुस्तक को बंद किया तो उसने एक नतीजा निकाला। उसने कहा कि खुदकुशी करना एक बेवकूफ़ी भरा कदम था। अब इस बात का एहसास मुझे हो चुका है। लेकिन इसी चीज़ में एमी एक चीज़ और ऐड करती है। वो कहती है कि लेकिन मेरा ख़्याल है कि मुझे तो इस बात का एहसास बहुत पहले हो गया था। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि आत्महत्या करने के फ़ौरन बाद ही सोल को यह एहसास हो जाता है कि उसका कदम बेवकूफ़ी भरा था, गलत था। ऐसा ही एमी के साथ भी हुआ। वो कहती है कि आकाशीय रिकॉर्ड्स में विकल्प जो उसने देखे उससे पहले ही उसे इस बात का एहसास जब उसने आत्महत्या की थी तभी हो गया था, फ़ौरन बाद हो गया था कि उसने बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य कर दिया है। और उसके जो एग्जैक्ट वर्ड थे उस वक्त, हे भगवान, मेरा आत्महत्या करना मेरी मूर्खता थी और अब मुझे फिर से हर काम दोबारा करना पड़ेगा। जैसे कि गुरुजन सभा होती है तो
आगे एमी कहती है कि जब मैं अपनी काउंसिल के सम्मुख पहुंची थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जल्दी ही दोबारा परीक्षा देना चाहूँगी। परीक्षा देना चाहूँगी से मतलब है क्या जल्दी ही दोबारा वो जन्म लेना चाहेगी। इस पर एमी का जवाब था, थोड़ा ठहरिए, मुझे सोचने समझने का मौका दीजिए। यानी आत्महत्या करने के फ़ौरन बाद ही एक तरह से समझ लीजिए उसके सामने काउंसिल ने, गुरुजन सभा कह लीजिए, उन्होंने एक बात रखी कि वो चाहे तो जल्दी ही रीबर्थ ले सकती है, लेकिन एमी नहीं चाहती थी जल्दी रीबर्थ लेना। वो एक बार फिर से सोल वर्ल्ड में रहते हुए ही अपने आप को और ग्रो करना चाहती थी। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सारे सेशन तो ख़त्म हुए, लेकिन इस बर्थ में भी सेम प्रॉब्लम थी एमी के साथ। इस बर्थ में भी जो वर्तमान उसका जीवन था, वो अपने जिस समस्या को लेकर डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी वो भी यही थी। इस बर्थ में भी वो बहुत छोटी उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और जो उसका पार्टनर था वो बिल्कुल भी इस चीज़ को हैंडल करने योग्य नहीं था। तो एक तरह से अगर वो संतान को जन्म देती है तो उसे अकेला ही उस संतान का पालन पोषण करना था। यानी परिस्थिति देखिए एक बार फिर से उसके सामने सेम आ रही है। और इस बर्थ में जो उसकी माँ है वो उस बर्थ में भी जब वो एमी के रूप में थी तब भी उसकी माँ यही सोल उसकी माँ का रोल प्ले कर रही थी। उस बर्थ में भी उसे माँ का सपोर्ट हासिल था, इस बर्थ में भी उसे माँ का सपोर्ट हासिल है। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी, एमी ने अपने आप को भी जाना। एमी ने अपनी सोल को किस तरीके से पहचाना। उसने कहा कि जो उसकी आत्मा की जो एक प्रवृत्ति है, जो उसका संस्कार कह लीजिए, वो इस तरह का है कि जब भी कोई गंभीर मामला उसके सामने आता है तो वो पहले ही गलत ढंग से उसके बारे में फ़ैसला ले लेती है। मतलब ये बस गंभीर मामला सामने है तो अब मुश्किल आने वाली है, वो इस तरीके से ही फ़ैसला लेती है। मुश्किल सिचुएशंस में भी पॉजिटिविटी हो सकती है, उसका अंत भी पॉजिटिव तरीके से हो सकता है, उसमें भी आप सही तरीके से ग्रो करते हुए एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। इस तरह से तो कभी उसने सोचा ही नहीं। जो उसके पिछले जीवन थे उसमें भी उसकी यही प्रवृत्ति थी, हमेशा दोष निकालना और परिस्थिति आ गई है तो डर के भाग जाना। उसे अपने निर्णयों पर भी यकीन नहीं था कि जो फैसला वो लेगी वो गलत ही लेगी, ये उसकी प्रवृत्ति रही है। बेशक एमी इस भूलोक पर दोबारा लौटने में आनाकानी कर रही थी, यानी वो जल्दी से रीबर्थ नहीं लेना चाहती थी। यहाँ पर एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहूँगी कि एमी ने आत्महत्या करने के बाद बहुत देर में रीबर्थ लेना तय किया। उसने लगभग, अगर पृथ्वी के सालों के हिसाब से बात की जाए तो उसने लगभग 100 वर्ष का समय लिया दोबारा इस धरती पर जन्म लेने में। वो जो परिस्थिति थी, क्योंकि वो बड़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी अपने आप को, उसे लग रहा था कि उसे आत्मालोक में रहते ही ग्रो करना चाहिए। तो आगे एमी ने एक बात कही। उसने कहा, जो एमी थी वो एक बहुत ही संगीत प्रेमी इंसान थी, संगीत से उसे बहुत गहरा लगाव था, लेकिन वो लगभग जो 100 वर्ष, जो धरती के मुताबिक 100 वर्ष है, उतना समय जो उसने आत्मालोक में गुजारा, वो कहती है कि ईश्वर ने मुझे जो देह सौंपी थी, क्योंकि मैंने उसे नष्ट कर दिया था, इसलिए मैं एक तरह से प्रायश्चित कर रही थी। और उसका प्रायश्चित जो कि उसने खुद ही चूज़ किया था, उसने अपने लिए जो प्रायश्चित चूज़ किया था वो ये था कि उसे संगीत से बहुत प्यार था, लेकिन उसने फैसला लिया कि वो संगीत कक्ष की ओर नहीं जाएगी, यानी आत्मालोक में वो संगीत का आनंद नहीं लेगी। वो अपने आप को खुद ही पनिश कर रही थी, एक तरह से प्रायश्चित कर रही थी। और जब संगीत के क्षण होते थे आत्मालोक में, तो वो उन क्षणों में लाइब्रेरी में अकेली रहकर मनन चिंतन करती थी और आकाशीय रिकॉर्ड को अपने समझती थी। बल्कि वो उस वक्त को, जो उसके जो कार्य वो करती आई है, पिछले जीवनों में करती आई है, उनका एक बार फिर से पुनरावलोकन करती थी। जो उसने अपनी देह नष्ट करी, जो उसने दूसरों को चोट पहुंचाई, उन सब निर्णयों को लेके एक बार फिर से विचार करती थी। मतलब वो अपने को ग्रो करने में ही वक्त व्यतीत करती थी। वो आत्मा लोक में जो आनंद का जो समय होता था, जो मनोरंजन का, आत्माओं के आनंद का वक्त होता था, उस वक्त में भी वो लाइब्रेरी में समय व्यतीत करती थी। देखिए उसके मन में कितना एक गिल्ट रहा होगा ना कि नहीं, मुझे, मतलब उसने अगर फैसला लिया कि वो धरती पर जल्दी बर्थ नहीं लेगी तो उसने सोच समझ के लिया, क्योंकि वो आत्मलोक में रहते हुए ही ग्रो करना चाहती थी। तो वो इस चीज़ के लिए बड़ी वचनबद्ध थी कि नहीं, मैंने आत्मलोक के वक्त का यूटिलाइज़ करना है और अपने आप को ग्रो करना है। तो यही वजह शायद ये रही होगी
कि इस बर्थ में उसके अंदर इतनी हिम्मत थी एमी के अंदर कि इस बर्थ में जब सेम सिचुएशन उसके सामने आई तो उसने ना सिर्फ उस बच्चे को पैदा किया, उसने एक बेटी को पैदा किया। आज वो एक बहुत सफल बिजनेस वूमेन है और उसने अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे तरीके से बड़ा किया, अकेले बड़ा किया। उसकी मम्मी का सहयोग उसे रहा, वो हमेशा से उसके साथ थी, मम्मी का सहयोग उसे मिला, लेकिन उसने पूरी लगन से कार्य किया। उसने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। जैसे पास्ट बर्थ में जो कुछ उसने किया, परिस्थिति सेम आई, लेकिन इस बार उसका रिएक्शन परिस्थिति को लेकर अलग था। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो परिस्थिति आपकी लाइफ में बार बार आ रही है, हो सकता है उसमें आपका लाइफ लेसन छुपा हो, तो उसे सही तरीके से हैंडल कीजिए। क्योंकि अगर उस परिस्थिति को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके तो हो सकता है ये लाइफ लेसन आपके जीवन में बार बार आए, कई जन्मों में इसका दोहराव हो। अगर आप बचना चाहते हैं अपने लाइफ लेसन को इसी जन्म में पास करके ही सोल वर्ल्ड में दोबारा जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पाठ आप दोबारा ना पढ़ें, तो सही निर्णय लीजिए। जो सिचुएशंस आती हैं उनमें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। जो चीज़ आपको लाइफ में मुश्किल दे रही है उसी के अंदर तो आपका लाइफ लेसन छुपा हुआ है। अब अगली कड़ी में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि जैसे घटनाओं को किस तरीके से देखती है एक आत्मा, वातावरण किस तरह का होता है आत्मा लोक का, और जो लाइब्रेरी पर एक तरह से हमारे आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं वो किस तरीके की पुस्तकें होती हैं, और किस तरीके से ये जो दस्तावेज़ है, ये जो पुस्तकें हैं, वास्तव में ये एक ऊर्जा की परतें होती हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अगली कड़ी में समझेंगे। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ तो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। आखिरी की कड़ी एक बाकी है सेम सोल मैनी बॉडीज़ की, बाकी सभी ख़त्म हो चुकी हैं और अब जल्दी ही वहाँ पर बोर्न अगेन की सीरीज़ शुरू होने वाली है। अगर आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, सेम सोल मैनी बॉडीज़ या बोर्न अगेन की सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आपका ये छोटा सा सहयोग इस ज्ञान के प्रसार में मददगार साबित होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम पिछली कुछ कड़ियों